वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफल एजुकेशन। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 की फिजिक्स। चैप्टर 4 है वेक्टर एनालिसिस, मतलब सदिश विश्लेषण। चैप्टर का नाम क्या है? सदिश विश्लेषण। और जिसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत अच्छी सदिश तक मतलब पढ़ लिया था कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं। तो सदिश दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है हमारा कैसा, ध्रुवीय सदिश, है ना। ध्रुवीय सदिश मतलब पोलर वेक्टर। और एक होता है अक्षीय सदिश, है ना, जिसका निश्चित बिंदु होता है, जो पर्टिकुलर एक निश्चित बिंदु से शुरू होगा वो क्या कहलाएगा? ध्रुवीय सदिश। याद है, जिसका पर्टिकुलर निश्चित बिंदु होगा शुरू होने का वो क्या होगा? ध्रुवीय सदिश, है ना। और एक क्या बताएगा, एक दिशा बताएगा, वो क्या होगा? अक्षीय सदिश। तो इसके बाद हमने ये भी बता दिया दो सदिशों के बीच का कोण कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 180। 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। कारण क्या है? मान लीजिए एक सदिश ये है और दूसरा सदिश ये है, इनके बीच अभी कोण कितना है? 180। इनके बीच अभी कोण कितना है? 180। आप कहें कि कोण इतना कर दो, ये वाला 180 से ज्यादा है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला हम निगेटिव ले लें तो ये 180 से कम नहीं है। बस है कि ये निगेटिव में चला जाएगा, ये वाला पॉजिटिव आएगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और कोण कैसे लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो कोण तो हमेशा ऐसे ही नापा जाता है। अगर कोई ऐसे नाप दे तो गलत है। बात समझ रहे हैं? कोण हमेशा ऐसे ही नापा जाता है। तो ऐसे 180 प्लस है, लेकिन हम कोण को अगर ऐसे नाप लें तो निगेटिव में मापेंगे 180, यानी कोण का मान हमेशा क्या होगा? 180 से कम। दो सदिशों के बीच का कोण हमेशा क्या होगा? 180 से कम। यानी 0 से लेकर कितना हो सकता है? 180 तक। 0 कैसे हो सकता है? एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, दोनों के बीच कितना कोण? है ना। तो दोनों के बीच कोण कितना है? 0 डिग्री। भाई दोनों पैरेलल है, समानांतर अगर सदिश है तो उनके बीच कोण कितना होगा? 0 डिग्री। अगला है समान सदिश। हमको ये पढ़ना है समान सदिश, इक्वल वेक्टर्स। समान सदिश, इक्वल वेक्टर्स। समान सदिश क्या होते हैं? ऐसे सदिश जिनका परिमाण, समझ लें, समान। यानी कि समान का मतलब क्या है? हर तरीके से समान हो। यानी कि परिमाण में भी समान, परिमाण में समान, साथ ही साथ दिशा में भी समान। ऐसे वेक्टर जो परिमाण और दिशा दोनों में समान हो वो समान सदिश कहलाएंगे। परिमाण मतलब उसकी मात्रा, और दिशा मतलब जिस अंगिस में है। अगर इतना एक वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर अगर समान होगा तो इतना ही बड़ा बनाएंगे। वेक्टर की जो लेंथ होती है, जैसे हमने एक वेक्टर इतना बड़ा बनाया और एक वेक्टर हमने इतना बड़ा बनाया और एक वेक्टर हमने इतना बड़ा बनाया, इनसे क्या पता चल रहा है? एक चीज समझिए, इसका परिमाण कम है, दिशा ये है। इसका परिमाण क्या है? कम। इसका परिमाण थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। दिशा वही है लेकिन इसका परिमाण क्या है? बहुत ज्यादा है। कारण इसकी लेंथ कम है। वेक्टर की लंबाई उसके परिमाण को दिखा देती है, ठीक है। इसका परिमाण कम है, इसका परिमाण ज्यादा है, इसका बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी दिशा क्या है? दिशा इसकी विपरीत है। इसका परिमाण बहुत ज्यादा है। तो हमने यहाँ पर कहा परिमाण में भी समान, दिशा में भी समान, तो समान सदिश, यानी हर तरीके से समान। तो इसका परिमाण और इसका परिमाण बराबर है, दिशा बराबर है, इसका मतलब ये कैसे सदिश होंगे? समान सदिश। और इनके बीच
मान लीजिए इसे हमने F1 कहा, इसे F2 बल से दिखा दिया, एक ही मतलब होता है, हमने न्यूटन बल कह दिया, बल तो सदिश है ना, बल क्या है, सदिश। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, F1 वेक्टर बराबर F2 वेक्टर, ठीक है, F1 वेक्टर बराबर F2 वेक्टर। एक और चीज समझ में आपको आ गई कि ये कैसे है, समांतर, समान सदिश हमेशा कैसे होंगे, समांतर होंगे, हमेशा समांतर होंगे, तभी तो समान हो पाएंगे। दिशा समान का मतलब क्या है, दिशा में भी समान, इसका मतलब होता है समांतर। अगर दिशा में समान है तो वो वेक्टर कैसे होंगे, समांतर होंगे, सिंपल सी बात है। आप भी इधर जाएं, एक और इधर जाए तो क्या है, समांतर है, समझिए, समांतर ही तो होंगे, तो क्या होगा, समांतर। क्लियर। तो समांतर में कोण कितना होता है, 0 डिग्री, इन दोनों के बीच कितना कोण, 0 डिग्री, तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। समांतर सदिश की कंडीशन क्या हो गई, ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान हो, दिशा समान हो, तो वो समान सदिश होंगे। समान, अगर दिशा समान है तो इसका मतलब समांतर होंगे, समांतर है तो कोण कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। इसके बाद है विपरीत सदिश। इसके बाद क्या है, विपरीत सदिश, है ना, मतलब ऑपोजिट वेक्टर्स, ऑपोजिट वेक्टर, ठीक है। तो ऑपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो समान है, परिमाण समान लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत। बात समझ में आ गई, परिमाण समान होगा, दिशा क्या होगी, विपरीत, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि एक वेक्टर अगर इतना बड़ा ये है तो दूसरा वेक्टर इतना ही बड़ा क्या होगा इस दिशा में। परिमाण क्या है, समान है, देखिए इनका परिमाण समान है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत, दिशा क्या है, विपरीत, है ना। बात क्लियर हो गई। तो दिशा विपरीत होने पर के बीच एक कंडीशन आप क्लियर यहाँ से ये हो जानी चाहिए कि अगर हम इसे F1 कहें, इसे F2 कहें, समझ में बात आ रही, क्लियर हो रहा है बात, है ना। तो इनके बीच अगर हम इन वेक्टर्स को ऐसा दिखाएं, इन वेक्टर्स को ऐसे दिखाएं, F1 F2, एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इनके बीच कोण कितना दिख रहा है, अभी आपको यहाँ 0 दिख रहा था, 0 नहीं होगा, समझिए। हमें यहाँ से इसका कोण नहीं देख सकते, इससे इसका कोण नहीं देख सकते, इससे इसका कोण देखना है, बात समझ रहे। उन्हीं वेक्टर्स को हमने इस रूप में लिख लिया, लिख लिया। अब इनके बीच कोण कितना दिख रहा है, 180 डिग्री। बात कुछ करने पड़ रहा है, तो इनके बीच कोण कितना होगा, 180 डिग्री हमेशा। बात समझ में आ रही। अगर हम इस F2 को उठा के ऐसा घुमा दें, समझिए ये F1 वेक्टर है, F2 को इधर घुमा दें, F2 वेक्टर, तो हमने F2 की क्या चेंज कर दी, दिशा, तो ये F2 क्या हो जाएगा, -F2। दिशा बदलने का मतलब तो निगेटिव साइन के साथ चला जाएगा, क्लियर हो रही बात। तो यहाँ से अब हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, F1 वेक्टर बराबर -F2 वेक्टर, विपरीत सदिश के केस में। तो विपरीत सदिश में क्या क्या होगा, परिमाण समान होगा, दिशा विपरीत होगी, यानी मात्रा समान, दिशा ठीक विपरीत। ठीक विपरीत का मतलब हम इधर जाएं आप इधर जाएं, ठीक विपरीत का मतलब कोण कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक विपरीत का मतलब कोण कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्लियर बात हो रही है ना। इसका मतलब एक वेक्टर दूसरे का क्या होगा, नेगेटिव, एक वेक्टर क्या होगा, दूसरे का नेगेटिव। दो विपरीत सदिशों के बीच कोण 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद है आपके पास समांतर सदिश, समांतर सदिश, समांतर सदिश कहने का मतलब पैरेलल
वेक्टर्स। तो समांतर सदिश क्या होता है कि वेक्टर समांतर होने चाहिए, एक दूसरे के क्या होने चाहिए, हम ऐसे यहाँ से अभी आपको क्लियर कर दें, वेक्टर्स क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। वेक्टर्स क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। समांतर है, दिख रहा है ना, समांतर है। पहली कंडीशन समांतर सदिश के केस में क्या निकल के आएगी, ठीक है। समांतर का मतलब क्या हो गया, अगर ये वेक्टर समांतर हैं तो इनका मतलब क्या है, समांतर सदिश में एक चीज तो क्लियर, वेक्टर समांतर तो होंगे ही होंगे। समांतर का मतलब क्या है, दिशा क्या होगी, दिशा समान होगी। क्या होगी, दिशा समान। क्लियर। समांतर में एक ही चीज दिख रही है, समांतर, एक दूसरे पैरेलल होनी चाहिए, यानी दिशा समान होनी चाहिए। क्या हमसे परिमाण की बात की, नहीं। तो इस केस में क्या है, परिमाण जो है या तो वो समान होगा या असमान, ठीक है। परिमाण क्या है, समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। परिमाण की कोई जरूरी नहीं है, परिमाण बराबर होगा कि परिमाण अलग अलग होगा, लेकिन दिशा समान होगी तो समांतर सदिश। ऐसा सदिश जिसकी दिशा समान हो, कहने का मतलब समांतर हो। समांतर मतलब 0 डिग्री। ऐसा सदिश जिसका जो समांतर हो, सिर्फ समांतर हो, 0 डिग्री कोण होना चाहिए, समझ गए। समांतर मतलब दिशा समान होनी चाहिए, परिमाण कुछ भी हो। एक भाषा में अगर हम समझे तो इसे क्या कह सकते हैं, परिमाण कुछ भी, परिमाण कुछ भी। बस परिमाण 0 नहीं हो सकता, फिर तो वेक्टर बनेगा ही नहीं, समझिए। परिमाण क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, वो अलग चीज है। लेकिन इतना समझ में बात आई, हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर समांतर सदिश में, कि वेक्टर समांतर होगा यानी दिशा समान होगी, कहने का मतलब कोण 0 डिग्री होगा। परिमाण कुछ भी हो, परिमाण कुछ भी के दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो परिमाण बराबर या परिमाण अलग अलग, ठीक है। तो यहां से एक चीज आपको क्या समझ में आ जाएगी कि जितने भी समान सदिश हैं वो सभी, जितने भी समान सदिश हैं वो सभी समांतर होंगे। जितने भी समान सदिश, समान का मतलब क्या होगा, अच्छा हम ये कहें, ये किसका उदाहरण है, समान सदिश है, ये समान, लेकिन ये समांतर भी तो है, बताइए। इस बार हमने क्या किया, परिमाण को बराबर कर दिया, यानी कि जितने समान सदिश हैं वो सभी क्या होंगे, समांतर सदिश होंगे, है ना। ये बात हमने लिखी नहीं, लेकिन आप समझें, है ना। यहां से क्या निकल के आएगा भाई, ये भी तो इसका उदाहरण है, ठीक है। ये भी समांतर है, ये समांतर है, ये क्या है, समांतर। ये समान भी है, क्या ये समांतर नहीं है, है समांतर, क्योंकि परिमाण बराबर हो गया। अभी परिमाण अलग अलग है, तो हमको तो दिशा से मतलब है, यानी कि सभी समान सदिश, सभी समान सदिश कैसे होंगे, समांतर सदिश होंगे, सभी समान सदिश समांतर सदिश होंगे। बात समझ में आ रही। लेकिन सभी समांतर सदिश समान नहीं होंगे, जैसे ये समांतर तो है लेकिन समान नहीं है, ये भी समांतर है लेकिन समान है, कहने का मतलब सभी समान सदिश समांतर होंगे लेकिन सभी समांतर सदिश समान नहीं होंगे। यही हमने लिखा, सभी समान सदिश समांतर सदिश होंगे, परंतु सभी समांतर सदिश समान नहीं होंगे, समान नहीं होंगे, मतलब सभी नहीं होंगे, कुछ होंगे। जैसे ये बात समझ में आ रही हमारी, हम क्या कह रहे हैं, है ना। समान और समांतर में अंतर समझ में आया। समान में दोनों चीजें बराबर, समांतर में दिशा बराबर, परिमाण बराबर हो भी सकता है, नहीं भी होगा। जब परिमाण बराबर हो जाएगा तो यही समान सदिश में बदल जाएगा, और परिमाण असमान हो जाएगा। ये समान में भी है और समांतर भी है, लेकिन असमान है तो सिर्फ समांतर है, और अगर समान है तो समांतर भी है और समान भी है।
बात समझ में आई है ना। तो ये हमने इस तरीके से आपको दिखाए हैं। ठीक, तो इसके बाद है प्रति समांतर सदिश, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। प्रति समांतर सदिश, प्रति समांतर सदिश, प्रति समांतर सदिश, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। मतलब एंटी पैरेलल का मतलब, एंटी पैरेलल का मतलब जिनकी दिशा क्या हो, विपरीत हो। जिनकी दिशा क्या हो, विपरीत हो। भाई पैरेलल, एंटी पैरेलल है ना, दिशा विपरीत हो। दिशा क्या हो, विपरीत हो, साथ ही साथ परिमाण क्या हो, या तो समान या असमान। कहने में कुछ भी, परिमाण कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही। जैसे हमने एक ये बनाया वेक्टर, ठीक है, इसे नाम दिया F1, इसे नाम दिया हमने F2, ठीक है, और इसे हमने नाम दिया F3। अब समझिए, है ना, ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। क्लियर? तो आप मुझे ये बताइए कि F1 एंड F3 कैसे हैं, समांतर हैं। यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं F1 और F3 कैसे हैं, समांतर हैं। F1 और F2 इनकी क्या अलग है, दिशा क्या है, विपरीत, लेकिन परिमाण चाहे समान हो चाहे असमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कैसे हैं, प्रति समांतर। ये कैसे हैं, प्रति समांतर। बात समझ में आ रही। F2 और F3 कैसे हैं, प्रति समांतर। देखिए F2 और F3 कैसे हैं, प्रति समांतर। दिशा अलग अलग, परिमाण कुछ भी, दिशा अलग अलग, परिमाण कुछ भी। चाहे ऐसे कह लें, एक ये सदिश और एक ये सदिश, ठीक है। ये क्या है, अब समझिए, ये विपरीत तो है ही, है विपरीत सदिश, साथ ही साथ ये और क्या है, प्रति समांतर सदिश नहीं है। देखिए परिमाण समान हो गया, दिशा विपरीत है, तो ये और क्या है, विपरीत भी है, साथ ही साथ प्रति समांतर है। ये बात समझ में आई, नहीं क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है। तो प्रति समांतर सदिश में क्या होगा, दिशा विपरीत होगी, परिमाण समान भी हो सकता है और परिमाण अलग अलग भी हो सकता है। अगर परिमाण समान हो गया और दिशा विपरीत है, परिमाण समान है दिशा विपरीत है, तो वो कैसे सदिश होते हैं, विपरीत सदिश। तो ये विपरीत सदिश है। साथ ही साथ परिमाण अगर बराबर हो भी गया तो क्या ये प्रति समांतर सदिश का उदाहरण नहीं होगा, होगा प्रति समांतर सदिश। तो क्या हम कह सकते हैं, जितने भी विपरीत सदिश हैं वो सभी प्रति समांतर सदिश होंगे, लेकिन सभी प्रति समांतर सदिश विपरीत सदिश नहीं होंगे। जैसे ये प्रति समांतर है लेकिन ये विपरीत नहीं है, देखिए क्या ये इसके विपरीत सदिश है, नहीं, प्रति समांतर है, विपरीत नहीं है। विपरीत ये है जिसका परिमाण बराबर हो तब विपरीत, इनके परिमाण अलग अलग है तो सिर्फ प्रति समांतर। बात समझ में आई। तो ये प्रति समांतर भी सदिश है, विपरीत सदिश भी है ना। जिनको दिक्कत लगे वो एक बार वीडियो को पुनः देख ले, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा समझने के दृष्टिकोण से। इसमें और कुछ बताना है ना, रख कर दे। और क्या लिखा है, एक नोट करके लिखा गया है, दो समान सदिश हमेशा, हमने ऐसा लिखा है, देखिए दो समान, नोट करके हमने अलग से लिखे हैं बाद में,
दो समान सदिश हमेशा समांतर होंगे, परंतु समांतर सदिश हमेशा समान नहीं हो सकते। ये बात हम बता भी चुके हैं। दोबारा एक बात फिर से लिखी गई है, दो विपरीत सदिश हमेशा प्रति समांतर होंगे, लेकिन प्रति समांतर सदिश हमेशा विपरीत होंगे ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो अगला है कोलिनियर सदिश, संरेख सदिश। कौन सा? संरेख सदिश। संरेख मतलब मतलब समान, ये समधन रेख से बना है। संरेख, समधन रेख बराबर संरेख, यानी कि एक रेखा समान होनी चाहिए और सदिश होना चाहिए। तो रेखा समान का मतलब कोलिनियर है ना, कोलिनियर डबल एल रहती है, कोलिनियर वेक्टर। इनमें क्या होगा, जो दिशा होगी, दिशा है ना, वो एक रेखा के अनुदिश होगी, एक रेखा के अनुदिश। जो दिशा होगी वो एक ही रेखा के अनुदिश होगी, है ना। तो बात समझ में आ रही, यानी कि सिर्फ दिशा की बात की गई। संरेख सदिश में जो दिशा है वो एक रेखा के अनुदिश होगी। कहने का मतलब अगर एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो ये सदिश संरेख है, एक ही रेखा पे। उसी रेखा पे हमने दूसरा सदिश बना दिया, ये, इसे F1, इसे F2, ठीक है, और इसे हमने F3। सब कुछ क्या है, एक ही रेखा के अनुदिश हैं या नहीं है, एक ही रेखा पर हैं, नई बात पर ले पड़ेगा। यानी कि इसका मूल बिंदु, शुरुआती बिंदु एक रेखा पर होगा, एक ही रेखा पर होगा, ऐसा नहीं अलग अलग रेखाएं हैं। जैसे अगर हम ऊपर नीचे बनाते तो रेखाएं अलग अलग होती, यहाँ पर क्या एक ही रेखा पर क्या है, इसके सारे बिंदु होंगे। यानी कि इन वेक्टर्स, जो वेक्टर बनते हैं वो बिंदुओं से मिलकर बने हैं, रेखा किससे मिलकर बनती है, बिंदुओं से। तो ये इसके जो बिंदु होंगे वो एक सरल रेखा के अनुदिश होने चाहिए। संरेख समान रेखा में सभी सदिश होने चाहिए, दिशा एक रेखा के अनुदिश हो, परिमाण कुछ भी हो, ठीक है। तो इनके बीच अगर हम कोण की बात करें, कोण की, तो इसके बीच कितने का कोण बताएं, F1 एंड F2 के बीच कितने का कोण, 0 डिग्री। देखिए भाई एक ही तो बिंदु है, इनके बीच 180, F3 एंड F1, यहाँ थीटा क्या है 180 है, बात दिख रही है ना। या हम कह लें F3 और F2 के बीच भी 180, तो इनके बीच कोण कितना हो सकता है, या तो 0 या 180, या तो 0 या फिर 180। इनके बीच 180, इसके बीच 0। नहीं बात पल्ले पड़ रही भाई, इसको उठा के यहीं रखो तो कोण तो 0 हुआ ना, लेकिन इसको उठा के यहाँ रखो तो कोण 180 हुआ। नहीं बात समझ में आ रही, इसको उठा के यहाँ रखोगे कोण कितना 0, लेकिन इसको उठा के यहाँ रखो तो कोण 180, ठीक है। तो 0 या 180 होगा। इसके बाद क्या है, समतलीय सदिश। कौन सा सदिश, समतलीय सदिश। कोप्लेनर वेक्टर, समतलीय सदिश, समतलीय सदिश। तल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कोप्लेनर वेक्टर, यानी कि जो सदिश हैं, सदिश सदैव एक ही तल में अथवा उसके समांतर तल में स्थित हो, उसके समांतर तल में स्थित
जो सदिश है वो एक तल में होने चाहिए। अब तल समझेंगे किस आधार पे समझ में आएगा, समझिए थोड़ा। अगर हम इसे कहें तो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, अक्ष है। यही अक्ष तो तल बनाते हैं। तो तल किस आधार पे बनेगा? अगर हम इसकी बात करें तो ये बताएं, ये एक्स वाई तल है, होता है ये वाला खाना कौन सा एक्स वाई तल कहलाता है? कहलाएगा, है ना? ये वाला एक्स वाई तल होगा। ये वाला कौन सा तल होगा? ये वाई जेड तल होगा। और ये वाला कौन सा तल होगा? बात समझ में आ रही है? जैसे कॉपी में देखेंगे तो अच्छे से बना है, मतलब ये भी अगर समझने की कोशिश करें तो समझ में आएगा। फिलहाल में हम थोड़ा इसको सही बनाने की कोशिश करते हैं, है ना? यानी कि ये क्या आपको लगना चाहिए, एक तल, समझ रहे हैं? किस आधार पे? एक ऐसा तल, ये वाला जो तल है वो ऐसा है, समझिए। ये वाला तल ऐसा है, ये वाला तल ऐसा है, क्योंकि ये 2D है, 3D फिगर बनाना है। ये तल तो समझ में आ रहा है, एक्स वाई। ये वाला क्या है, जेड दरअसल कैसा रहा होगा, समझिए। जेड हकीकत में क्या होगा, जेड कुछ यूं होगा, है ये जेड एक्सिस। तो एक तल ये होगा, एक तल ये हो गया और एक तल ये होगा, यही तो है। यानी कि एक तल ये है, एक तल ये है और एक तल ये ऐसा है ही। एक ये है, एक ये और एक ये, है ना? एक प्रकार से बंद डब्बा 3 खाने का। तो ये कौन सा तल होगा, एक्स जेड। यानी कि जो सदिश है वो एक तल में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं ए वेक्टर डी वेक्टर, ठीक है ना? तो ए और डी कहाँ है, एक्स वाई तल में है। तो ए और डी क्या है, समतलीय सदिश है, एक तल में है। बात समझ में आ रही है? हम यहाँ से कहते हैं बी वेक्टर ई वेक्टर सी वेक्टर, तो ये किसमें है, एक्स जेड तल में। तो ये समतलीय है, एक तल में है, ठीक है। हम यहाँ से कहते हैं एफ वेक्टर एंड जी वेक्टर, तो ये क्या है, एक तल में है। कौन से तल है ये, एफ जी तल। हमने यहाँ 2 भाषाएं लिखी हैं कि सदिश सदैव एक ही तल में होंगे या उसके समांतर तल में होंगे। समांतर तल का मतलब एक इस तल में कौन से वेक्टर है बताएं, बी ई सी। इस तल में कौन से हैं, बी ई सी। हम इसको इसके समांतर एक दूसरा तल बनाएं, यहाँ बना ले, और यहाँ पर हम कहते हैं बी ई सी है। बात तो वही है, या तो इसी तल में हो या इसके समांतर तल में। एडी यहाँ है या एडी यहाँ हो समांतर तल में, एफ जी यहाँ है या एफ जी यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, एक ही तल में होने चाहिए या उस तल के समांतर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमने अलग टाइप के कुछ थोड़े, है ना, कुछ नाम अलग कर दिए थे, नहीं वही लिखे हैं, हाँ थोड़ा कुछ चेंज कर दिया है, कोई बात नहीं। इसके बाद क्या है, शून्य सदिश। इसके बाद क्या है, शून्य सदिश, नल वेक्टर, है ना, नल वेक्टर। शून्य सदिश को देखिए जीरो वेक्टर नहीं कहते हैं, ये समझिए, जीरो वेक्टर नहीं होते हैं। क्या होगा, शून्य सदिश। अरे कभी कभी बचपन में ऐसे बोलते थे ना, नल हो, है ना, नल, है ना, हमने बोला है, इसलिए नल वेक्टर। नल मतलब जीरो, ओवरऑल कोई चीज क्या है, जीरो है, नल हो, है ना, जिसको कुछ आता जाता ना उसे नल बोल देते हैं, यानी वो जीरो है। तो नल वेक्टर क्या होगा, जिसका परिमाण क्या होगा, शून्य होगा, जिसका परिमाण क्या होगा, शून्य होगा। तो इसमें परिमाण शून्य होना चाहिए, क्लियर। जब परिमाण शून्य होगा तो इसकी दिशा के विषय में, दिशा अनिश्चित, दिशा के बारे में कोई नहीं बता सकता। हमने कहा जीरो वेक्टर,
दिशा कहाँ होगी, बता सकते हो दिशा? जीरो वेक्टर, जीरो मतलब कोई चीज है ही नहीं। मान लो अगर है भी तो एक बिंदु की भांति है, एक बहुत छोटे बिंदु की भांति। पहली बात तो है नहीं, अगर मान भी लो है तो एक बिंदु की भांति। एक बिंदु की दिशा क्या होगी, क्या इस दिशा में है, इस दिशा में, ऊपर है, दाएं है, बाएं कहाँ है? हम यहाँ पर एक बिंदु बना दें और कहें इसकी दिशा बताओ, तो कहाँ दिशा बताओगे, बताओ कहाँ दिशा बताओगे? पता नहीं। हो सकती है वेक्टर इधर हो सकता है वेक्टर उधर, हो सकता है वेक्टर इधर, क्योंकि वेक्टर का तो है ही नहीं, परिमाण तो है ही नहीं। तो इसका मतलब इसकी दिशा क्या होगी? अनिश्चित, इनडेफिनिट, डेफिनेट नहीं होगी। तो है क्या कि आप इस चीज को कैसे समझ सकते हो कि अगर हम दो विपरीत सदिश उठाएं, विपरीत सदिश समझते हो, हम कहें विपरीत सदिश, विपरीत सदिश समझ रहे क्या होता है? यही है विपरीत। इसे हम अगर F1 वेक्टर कहें, इसे F2 वेक्टर कहें, तो हम क्या कह देते हैं? ये पता है ना, F1 वेक्टर बराबर माइनस F2 वेक्टर, ये हम कह चुके हैं, निकाल चुके हैं। विपरीत सदिश के केस में विपरीत तो यही होते हैं। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? और एक चीज हमको ये पता है, F1 वेक्टर बराबर क्या है? माइनस F2 वेक्टर। तो हम एक चीज कह सकते हैं, विपरीत सदिश का योग, विपरीत सदिश का योग शून्य सदिश होगा, शून्य सदिश होगा। कैसे समझिए? विपरीत सदिश का अगर हम योग करें, ठीक है, दो विपरीत सदिश, वैसे भी विपरीत करना तो दो होंगे योग, दो विपरीत सदिश का योग क्या होगा? हमेशा शून्य होगा। देखिए आपने कहा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, F2 की जगह क्या लिख सकते हो, या F1 की जगह क्या लिख सकते हो? माइनस F2। F1 की जगह क्या लिख सकते हो? माइनस F2 प्लस F2। कितना आया? बात करनी पड़ी है। जैसे हमने दिखाया है, मान लीजिए A वेक्टर है तो इसका विपरीत क्या होगा? हमने यहां से क्या लिखा? दो विपरीत सदिशों का योग, दो विपरीत सदिश, एक सदिश ये है तो इसका विपरीत क्या होगा? माइनस ए। इन दोनों का योग क्या होगा? जीरो। A प्लस ऑफ माइनस ए बराबर क्या? वही बात तो कह रहे हैं, है ना? यहाँ हमने थोड़ा दिखा के बना दिया, बात तो वही है, सिंपल सी बात समझे। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो जीरो मिलेगा भाई। ये जहां से चला वहां तक पहुंचा, ये जहां से चला यहां तक पहुंचा, इन दोनों जोड़ोगे तो खत्म। ठीक है, तो इसके कुछ नोट पॉइंट हैं, इसके कुछ क्या है नोट पॉइंट हैं, है ना, वो समझ लेते हैं। क्या है? वृत्त पर चलते कण का एक चक्कर पर विस्थापन जीरो होगा। कण यहां से चल रहा है, ठीक है, तो इसका क्या होगा? विस्थापन जीरो होगा। तो डेल्टा एस मतलब शून्य सदिश कैसे पता चलेगा? अगर एक कण वृत्त पर घूम रहा है, पहला उदाहरण, कोई कण वृत्त पर घूम रहा है तो इसका विस्थापन सदिश कितना होगा? जीरो सदिश, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। बात कुछ पल्ले पड़ रही। विस्थापन का मतलब क्या होता है? एक बिंदु से प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। कण यहां से चला, वापस घूम के यहीं आ गया, विस्थापन को हम इससे दिखा रहे हैं, तो विस्थापन कितना हुआ? जीरो। नल वेक्टर यानी विस्थापन सदिश क्या हो जाएगा? नल वेक्टर, उसका परिमाण जीरो होगा, तो विस्थापन सदिश कितना हो जाएगा? जीरो वेक्टर, है ना, मतलब शून्य सदिश। बात कुछ पल्ले पड़ी। अगर एक कण वृत्त पर घूमेगा तो उसका सदिश कितना होगा? विस्थापन सदिश। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि, तो विस्थापन कितना होता है? जीरो। ये तो बता चुके हैं ना। अगला, ऊर्ध्वाधर फेंके गए टुकड़े का उच्चतम बिंदु पर वेग। हमने एक टुकड़े को यहां से फेंका और ये टुकड़ा यहां तक गया, ये u है, तो अंतिम वेग कितना होता है बताओ? जीरो। अंतिम वेग होगा जीरो, या उच्चतम बिंदु पर वेग।
तो उच्चतम बिंदु पर वेग वेक्टर की अगर हम बात करें, वेग वेक्टर तो कितना होगा, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, जीरो सदिश, है ना। बात समझ में आ रही है, शून्य सदिश, यानी अंतिम वेग कितना हो जाएगा, जीरो। बात कुछ क्लियर हुई। यानी कि अगर हम वेक्टर से दिखाना चाहें तो हम उसे, आप कहो कि शून्य सदिश के उदाहरण कहाँ से मिलेंगे, तो उदाहरण मिल तो रहे, एक कण को वृत्त पर घुमाओ तो कुल विस्थापन शून्य सदिश, एक कण को फेंको उच्चतम बिंदु पर जब पहुंचेगा तो उसका वेग क्या होगा, शून्य सदिश। इसी तरीके से एक समान वेग से उत्पन्न त्वरण, अगर वेग क्या है, समान है ना, तो त्वरण क्या होता है, वेग समान है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग अगर v2 बराबर v1 है तो v2 माइनस v1 क्या होगा भाई, यही तो होता है, त्वरण बराबर होता है। तो v2 बराबर अगर v1 है तो टोटल जीरो। तो अगर वेग बराबर है, गाड़ी समान चाल से चल रही है, ये तो हम बता चुके हैं, तो त्वरण नहीं मिलता है। त्वरण कब मिलता है, जब गाड़ी अलग अलग चाल से चलती है, असमान चाल से चलती है। अगर समान से चाल से चल रही तो उसका त्वरण सदिश क्या होगा, त्वरण तो सदिश राशि है, तो त्वरण कितना होगा, शून्य सदिश। बात क्लियर हो रही। एक हमने अलग से उदाहरण लिखा, आप घर से ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस से पुनः घर आ रहे हैं, तो विस्थापन सदिश जीरो, यहाँ पर विस्थापन सदिश क्या होगा, जीरो। ये हम बता चुके हैं ना कि आप हो तो घर ही पर, घर से चले घर पर आ गए तो विस्थापन क्या, जीरो। फिर एक है, एक वृत्त पर मतलब वृत्त पर एक चक्कर में कृत कार्य, है ना। वैसे कार्य को क्या मान लिया जाता है, अगर उस आधार पे देखें, कार्य बराबर हम लिखें बल गुणे दूरी, ठीक है। अगर विस्थापन का केस ना ले तो कार्य सदिश अदिश राशि हो जाती है। पीछे को उदाहरण देखें, हमने आपको लिखे भी होंगे, देखिए, है ना। ताप, कार्य, ऊर्जा, वैसे कार्य सदिश राशि में भी जाता है, लेकिन कार्य कब अदिश राशि में चला जाता है, सुन ले। कार्य में भी वही है, कार्य में कार्य त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है, कार्य त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है। कारण कैसे, यहां पर कोई चीज है, इसको खींचना है, आपने रस्सी एक ऐसे बांधी, एक ऐसे बांधी, ठीक है ना, और एक आपने रस्सी सीधे ऐसे बांध दी, तो बताओ इसमें जो कार्य करना पड़ेगा, इसकी वजह से कम कार्य करना पड़ेगा, इसकी वजह से ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहां से इनका कार्य क्या होगा, अलग अलग, है ना। क्यों, कारण यहाँ क्या है, या फिर हम विस्थापन कह लें, वहां पे मतलब देखिए चीजें अलग अलग जाएंगी। यहाँ विस्थापन क्या है, ज्यादा होगा, यहाँ विस्थापन कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बल कम लगाना पड़ेगा, यहाँ बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। भाई लंबाई बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई तो बल कम लगाना पड़ता है, ये तो हम बता ही चुके हैं। तो यहाँ लंबाई कम है तो बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं, तो उस आधार पे समझे, वो है ना, होती सदिश राशि है, लेकिन उसको अदिश में भी रखा जाता है। तो इसके बाद है एकांक सदिश, है ना, और एकांक सदिश को यहीं रखते हैं, यूनिट वेक्टर है, अगला क्या है, यूनिट वेक्टर। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, शून्य सदिश का मतलब समझे, शून्य सदिश में ऐसे सदिश जिनका परिमाण जीरो होना चाहिए, ओवरऑल क्या होना चाहिए, जीरो, तो वो सब क्या होंगे, शून्य सदिश। और शून्य सदिश में उदाहरण समझ लिया, आज की क्लास में रखते हैं, कुल हो गया।